आर्टिकल 11 तक कर लिया था ना हमने। सिटीजनशिप एक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सिटीजनशिप एक्ट में क्या है, हमने देखा कि देश जब आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 तक, उस टाइम तक की हमने प्रोविजंस डाल दी आर्टिकल 5 से 11 तक, कि किस किस को सिटीजनशिप देंगे, किस किस को नहीं देंगे। ठीक है। पर अब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद अगर कोई लोग यहाँ पे आ रहे हैं 1950 के बाद, तो उनके लिए भी तो कुछ प्रोविजंस हमें रखनी है ना, कि उनको देंगे कि नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक्ट बनाया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है। तो इसमें 5 तरीके हैं जिससे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, और 3 तरीके हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। ठीक है। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी भैया। क्लेम के लिए मैंने कर दिया है उसमें, मतलब ऑनलाइन, जो वो कस्टमर केयर होता है। हाँ हाँ, उन्होंने बोला कि ये सर्वेयर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको? इंश्योरेंस और आरसी। वो आरसी गाड़ी में ही पड़ी है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक ना वहाँ पे। हाँ हाँ, मैं आऊँगा कोई 1 घंटे तक। बाकी भेज देता हूँ, ठीक है। आज सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया यार। दिखाऊँ आपको एक्सीडेंट, देखोगे? अभी दिखाता हूँ आपको। आप तो इधर ही से आगे से, आप नहीं आए थे? आप में से किसी ने थोड़ी देखा लाइव। आपने देखा, लाइव देखा? आप कहाँ थे? नीचे नहीं आया कोई भी, हाँ? मेरे को मारता अगर वो लड़का, फिर बचाने कोई नहीं आया। देखो। यार बड़ी तेज आया बाइक वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, बाइक वाला इतनी तेज आया ना। वो बिल्कुल इधर से निकला, आप देख रहे हो, ये खड्डा बचाने के चक्कर में ना उसने इधर से बाइक निकाली है, बिल्कुल पास से। हाँ हाँ हाँ, इसको लगी है भाई, इतनी ज्यादा नहीं लगी है, बस थोड़ी बहुत। 1 मिनट, कहाँ से है? बड़ी तेज आया यार। मेरा ध्यान ही नहीं था ऐसा कुछ। मेरे को ये था कि क्लास में लेट हो रहा हूँ मैं। शुक्र है ये गाड़ी के साथ नहीं बजा इधर। मेरे को बोलता क्या है, मैं देख रहा हूँ मेरी बारी नहीं बंद हो रही है। खर्चा पानी इसका लड़के के लिए? नहीं नहीं। नहीं यार। गाड़ी का भी आएगा खर्चा। हाँ।
बेचारा डिसअपॉइंटेड है यार बड़ा ज्यादा। नहीं क्या ही बोलना था, मैं उधर ही मैंने बोला कि भाई तेरे को जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, तू बोल चाहिए क्या तेरे को। बोलता नहीं कुछ नहीं। इधर ना एक गाड़ी की चाबी लेने गया है, ये गाड़ी की चाबी मेरे जेब में थी कि मैं भाग नहीं जाऊं। मैंने बोला मैंने कहाँ भागना है यार, मैं इधर ही हूँ तू। मैं इसको बुला रहा हूँ कि इधर आ, इधर बारिश पड़ रही थी बड़ी। मैंने इसको बोला इधर आ, इधर ही नहीं आया, बोलता नहीं मैं इधर ही खड़ा रहूंगा। मैंने बोला खड़ा रहा फिर उधर ही। बंदे भी बुलाए इसने फोन करके। वो भी इसके जैसे ही थे। हाँ। ठीक है। ये ट्रेजिडी हो गई सुबह सुबह 9 बजे ही। हाँ। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि बच गए। ठीक है, तो इसमें कुछ तरीके हैं जिससे आपको सिटीजनशिप मिलेगी। और कुछ तरीकों से सिटीजनशिप जाएगी। तो मिलेगी कैसे? पहला बाय बर्थ, जो 1950 के बाद पैदा हुए इंडिया में उसकी बात कर रहा है। दूसरी बाय डिसेंट। तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। ठीक है, और लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन। उसके बाद रिनंसिएशन और बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन। तो ये सब प्रोविजंस किसके लिए हैं? 1950 के बाद के लिए। कि 1950 के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो उसको बाय बर्थ दे देंगे सिटीजनशिप। डिसेंट मतलब 1950 के बाद वो तो नहीं पैदा हुआ पर उसके माँ बाप पैदा हुए हैं, उस हिसाब से फिर बाय डिसेंट मिल जाएगी। फिर बाय एक मेथड है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडियन सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन से पहले आपको 7 साल यहीं रहना है इंडिया में, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन में भी सेम वैसा ही है। नेचुरलाइजेशन में भी आपको क्या, कुछ एक टाइम पीरियड है जिसके लिए आपको इंडिया में रहना है, फिर आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, आप इंडिया के लिए काम कर रहे हो, इंडिया की सर्विस कर रहे हो, है बाहर का बंदा है पर इंडिया के लिए यूजफुल है, तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। हाँ हाँ, अभी भी मिलती है, ये सब अभी के लिए ही तो हैं, 1950 के बाद की प्रोविजंस हैं ये। और तीसरा है, अगर फ्यूचर में हमने कोई भी टेरिटरी एक्वायर की, ठीक है, कोई भी किसी भी इलाके पे अपना कब्जा कर लिया, तो उनके जो सिटीजन हैं वो भी, उनको भी हम अपनी सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, इसमें भी कट ऑफ डेट्स हैं पर इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है कि 1987 एक कट ऑफ डेट है, फिर 2004 एक कट ऑफ डेट है। तो वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, डेट्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये मेथड्स हैं अलग अलग जिससे आपको सिटीजनशिप मिलेगी।
ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन आपको जो है या तो 7 साल के लिए यहाँ पे रहना है, या फिर आपने किसी ने शादी कर ली इंडिया में, पर शादी के बाद भी उसको 7 साल लगातार इंडिया रहना पड़ेगा, फिर उसको मिलेगी रजिस्ट्रेशन से। ठीक है। और नेचुरलाइजेशन के लिए क्या है कि फिर आपको जिस कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। फिर इंडिया में आके आपको देखेंगे कि आपने नेचुरलाइजेशन में भी, नेचुरलाइजेशन में सालों का तो नहीं है, साल का नहीं है इसमें ना, ये सारा सरकार के ऊपर डिपेंड करता है नेचुरलाइजेशन वाला जो है, कि सरकार आपको सिटीजनशिप देगी कि नहीं देगी। ठीक है। तो इसमें कुछ 4-5 कंडीशंस हैं, कि जैसे आप उस कंट्री से नहीं होनी चाहिए जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस नहीं है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी ये है कि आप जिस कंट्री से आए हो उसकी सिटीजनशिप आपने छोड़ दी है। ठीक है, आप छोड़ने को तैयार हो, दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा, आपने क्या किया है, यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट में कोई सर्विस अपनी दी है इंडिया की गवर्नमेंट को। ठीक है, और आपका करेक्टर अच्छा है, और आपको यहाँ की जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं उनका किसी एक लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको बाय नेचुरलाइजेशन सरकार जो है वो सिटीजनशिप दे देगी। इसमें टाइम पीरियड का नहीं है कुछ। ठीक है। टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन में है 7 साल का। ये देखो, जो 1955 का एक्ट है ना, इसमें 7 साल है, फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं इस एक्ट में। ठीक है। 1985 में अमेंडमेंट हुई है, 2003 में अमेंडमेंट हुई है, तो अभी रिसेंट देख लेना कि अभी रिसेंट शायद ये 11 साल है। हाँ, तो अभी देख लेना कि बाय रजिस्ट्रेशन अभी कितना टाइम चाहिए, अभी देख लेता हूँ, मेरे को एक मिनट। हम्म। हाँ हाँ। हाँ देखो, आप दो सिटीजनशिप भी रख सकते हो, बट उसके लिए ना कुछ वो है, एक क्राइटेरिया है, रुको मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, दो सिटीजनशिप भी रख सकते हो आप, फिर आपको लेकिन यहाँ पे एक तो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, दूसरा यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद है वो आप नहीं ले सकते। ठीक है, फिर आप दो सिटीजनशिप भी रख सकते हो। आप यहाँ पे वोटिंग नहीं कर पाओगे, दूसरा आपको यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं मिलेगा, आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकोगे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे गवर्नर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स कुछ नहीं बन सकते। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको आपने दो कंट्री की सिटीजनशिप रखनी है तो रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, राइट टू वोट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं मिलती है, फिर आपको दो सिटीजनशिप रख सकते हो। ठीक है। ये हो गया ना नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, जाएगी कैसे? बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब आप खुद क्या कर रहे हो, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हो खुद अपनी मर्जी से, तो आपको सिटीजनशिप छोड़ने का हक है, कि आप जब चाहो अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकते हो। रिनंसिएशन से आपको आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, बट ऐसा आप एक कंडीशन में नहीं कर सकते, जब इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर में होगा, लड़ाई कर रहा होगा, और आप बोले नहीं अब मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, उस टाइम पे नहीं छोड़ सकते। बाकी किसी भी टाइम पे भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है। टर्मिनेशन, जब आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लोगे तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। और डेप्रीवेशन, जब आपने देश के खिलाफ कोई काम किया है, देश के खिलाफ कोई साजिश की है, कोई फ्रॉड किया है, कोई ऐसी चीज की है, तो आपकी सिटीजनशिप सरकार जबरदस्ती छीन लेगी, उसको बोलते हैं डेप्रीवेशन। ठीक है। तो ये तीन है। तो रिनंसिएशन में लिखो वॉलेंटियरली सरेंडर। टर्मिनेशन में लिखो ऑन गेटिंग अदर कंट्रीज सिटीजनशिप। ऑन गेटिंग अदर कंट्रीज सिटीजनशिप। ठीक है। और डेप्रीवेशन में लिखो अगर आपने कोई फ्रॉड किया है या एंटी नेशनल एक्टिविटी की है। हम्म। ये इसमें आप वॉलेंटियरली छोड़ रहे हो सिटीजनशिप, आपने सरकार को एक एप्लीकेशन लिखी कि मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, बस इतना सा है। नहीं नहीं, नहीं रह सकता। आपने छोड़ी, फिर आपके पास कुछ होगा ना, आप कहीं जा रहे होगे तभी आपने छोड़ी, छोड़ के यहाँ कैसे रहोगे फिर? टर्मिनेशन, देखो टर्मिनेशन आपने छोड़ी नहीं खुद, बट आपने क्या किया, दूसरी कंट्री में सिटीजनशिप ले ली छोड़ने से पहले ही, तो फिर टर्मिनेट हो जाएगी अपने आप। बट अगर टर्मिनेशन से पहले खुद भी छोड़ सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि लोग छोड़ते नहीं है सिटीजनशिप, ठीक है, उन्होंने दोनों की सिटीजनशिप रख ली, तो फिर आपको यहाँ की सरकार जो है टर्मिनेट कर सकती है।
ये है। हाँ हाँ, उनकी फ्रॉड से ये डेप्रिवेशन से ले ली। क्या? हाँ हाँ, इसका भी क्राइटेरिया होगा कि आगे फिर वो आगे मसला है कि आगे लॉ कितना, उसमें आपको डीप डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोविजंस हैं लॉ की। ड्यूअल सिटीजनशिप का भी लिख लो कि ड्यूअल सिटीजनशिप अगर कोई रखेगा तो उसके लिए क्या एक्सेप्शंस हैं। ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब दो कंट्रीज की सिटीजनशिप, इसमें दो लिमिटेशंस हैं। एक, वन कैन नॉट वोट, और दूसरी, कैन नॉट एक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको इंडिया में नहीं मिलेगी और आप वोट भी नहीं डाल सकोगे यहाँ पे। हम्म। पेपर पेपर दे, हाँ पेपर तो दे सकता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ले सकता। गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडीज बनी हैं उनके जो अधिकारी। सिटीजनशिप तो है उसके पास, उसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है ना, दो सिटीजनशिप्स हैं। हम्म हम्म हम्म। हाँ देखो, हमारा देश एक्शन तब ले पाएगा जब वो आप बोल रहे हो कि चला गया दूसरे देश में। हाँ ले सकता है, पर उसके लिए ना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती हैं। तो अगर जिस देश के साथ हमने एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी साइन की है तो फिर तो आप एक्शन ले सकते हो। पर ये भाग के ऐसे देशों के साथ में जाते हैं कि जहाँ पे इंडिया की ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं है कि अगर यहाँ से कोई क्रिमिनल जाएगा तो उसको आप हमें दोगे। फिर वो वहाँ पे ऐसी जिसके साथ ट्रीटी नहीं होगी वहाँ पे छुप जाते हैं वो जाके। तो इंग्लैंड के साथ ऐसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है उनके साथ, बट अब चक्कर ये है कि वहाँ पे वो केस वहाँ पे लड़ रहा है अपना। ठीक है, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिनके जैसे जो ये कंट्रीज है ना, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो कंट्रीज हैं इनके साथ किसी के साथ नहीं है हमारी ऐसी ट्रीटी। तो मोस्टली लोग यहाँ पे ही भाग के जाते हैं, जो ये आइलैंड नेशंस हैं जहाँ पे पनामा सनामा। पाकिस्तान के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली, पाकिस्तान के साथ होती तो वहाँ पे इतने मिलिटेंट छुपे हैं पाकिस्तान के साथ तो सवाल ही नहीं, पाकिस्तान एनिमी नेशन है हमारा। ठीक है, तो ऐसे हमने नेशंस को भी दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है, फ्रेंड नेशंस और एनिमी नेशंस। तो एनिमी नेशंस के साथ तो कुछ उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। तो पर कुछ नेशंस ऐसे हैं जिनके साथ हमारी ऐसी ट्रीटीज नहीं है। ठीक है, अगर हैं भी तो उनके अपने देश के कानून ऐसे हैं कि वो अलाउ नहीं करते उसको वहां से भेजना जब तक वहां पे केस सेटल नहीं हो। जैसे अब विजय माल्या है, ठीक है, तो अब उसका वहां पे केस चल रहा है। ठीक है, तो वो वहां पे केस अपना लड़ रहा है कि मैंने जो है उसके कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो जब तक वहां से उसको वो नहीं होगा तब तक हम वहां से उसको ला नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने लॉज हैं, उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। यहाँ तो आप यहाँ से जाने ही नहीं दो बंदे को, पर चला गया है यहाँ से अगर दूसरी कंट्री में, फिर आपको दूसरी कंट्री के सहयोग से ही उसको लाना पड़ेगा, उनके लॉज फॉलो करके ही लाना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं ला सकते उधर से फिर। ठीक है, या फिर रॉ का बंदा भेज के मरवा दो उधर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे खालिस्तानी अभी पीछे मरवाया था ना एक, तो वैसे कर सकता है फिर देश। वो लीगल नहीं है पर उस पता थोड़ी है किसने मारा ठीक है, तो ये हो गई सिटीजनशिप आपकी खत्म। उसके बाद है पार्ट 3, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 भी हो गया, 2 भी हो गया।
पार्ट 3 है, और ये पार्ट 3 को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है पार्ट 3 में? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है। हम्म। बीजेपी का होगा, कैंडिडेट का क्या होगा? छोड़ दे तो उस पे एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। सीट तो फिर वो खाली हो जाएगी, सीट उसको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता वो। जब कोई एक देखो, इसमें हमारे देश में इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से देश में एक लॉ बनाया गया है जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। कि कोई भी बंदा एक पार्टी से जीत के आया है और इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो मैंडेट के साथ खेल रहा है। लोगों ने उसको बीजेपी से चुना है, तो वो लोगों के साथ क्या कर रहा है, इसका मतलब गलत कर रहा है। तो फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको एंटी, उसके ऊपर केस चलेगा पार्लियामेंट में। जो स्पीकर होगा, जिस जहाँ पे भी वो होगा, जन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर होगा, उसके खिलाफ वो एंटी डिफेक्शन का केस चलाएगा और देखेगा कि अगर इसने सच में ये गलत किया है, तो फिर उसको निलंबित कर दिया जाएगा, उसको कोई सीट नहीं मिलेगी। वो सीट उस पर बाई इलेक्शन होंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे उस पर। इंडिपेंडेंट का अलग सीन है, इंडिपेंडेंट कर सकता है पार्टी को ज्वाइन। ठीक है। पर अगर आपने कोई पार्टी से इलेक्शन लड़ा है, फिर आपको उस पार्टी को छोड़ नहीं सकते, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है। छोड़ सकते हो आप तब जब पार्टी के 1/3 मेंबर्स ही पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। जब मान लो पार्टी की स्ट्रेंथ है 100, और 100 में से 30 से ज्यादा बंदे पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फिर उसको हम एंटी डिफेक्शन नहीं मानते। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना से एक पूरा दल निकल के अलग हो गया ना, जिनकी अभी सरकार है वहां पे, वो शिवसेना से अलग हो गए लोग। उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन उन्होंने चलाने की कोशिश की, वो चला नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एमएलए उस बंदे के साथ थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी। तो वो उनका ये कहने का मतलब होता है कि हम जो पार्टी है, जो पार्टी हाई कमान है, वो हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हम, इसलिए हमारी बात में ज्यादा दम है। अगर ज्यादा लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब वो लोग सही हैं। अगर एक बंदा छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो इंसान लालची है। बेसिकली पहले 1960-70 से पहले ऐसी प्रोविजन नहीं थी, आप छोड़ के जा सकते थे। तो जिस पार्टी में जाओगे वो सीट उसी पार्टी को चली जाती थी। पहले ऐसे ही होता था। तो हरियाणा में क्या था, एक बंदा था, उसका नाम था कुछ, पता नहीं क्या नाम था उसका। उसने एक साल में की 1 या 2 साल में उसने 4 बार पार्टी चेंज की थी अपनी। ठीक है। तो उसका नाम ही उन्होंने आया राम गया राम रख दिया था। फिर उसके बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो आप पब्लिक के मैंडेट के साथ गलत कर रहे हो। इसीलिए फिर एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है। और उसकी सारी पावर स्पीकर को दी गई है कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि इस बंदे ने डिफेक्शन की है कि नहीं की है। उसी का डिसीजन फाइनल माना जाता है। ऐसे कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता। इंडिपेंडेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट भी 6 महीने के अंदर अंदर। कि जब उसका इलेक्शन हुआ है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो पार्टी कोई ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकता वो भी। ठीक है। 6 मंथ्स का टाइम देते हैं उसको। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताओ अब कुछ। ये हम ऑलरेडी सेलिएंट फीचर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स। पहले मेरे को फीचर्स बताओ फंडामेंटल राइट्स के। पढ़ के नहीं बताना है, ठीक है। हाँ, कॉपी बंद करो। और हिंदी में बताना है, सामान्य भाषा में सबको समझ आए। कि कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करता है। सेम नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं।
हाँ हाँ। हम्म। मौलिक अधिकार उनको देता है। ठीक है, और? हम्म। बोलते जाओ, जो जो आपको पता है बोलते जाओ सब कुछ, पर फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड ही। क्या बोल रहा है? बताओ। फ्रीडम मिलती है, ठीक है, आज़ादी मिलती है आपको, और आप अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और? हाँ हाँ हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपको, और? हम्म। धर्म को प्रमोट भी कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रेस रिलीजन कास्ट के बेसिस पे। टाइटल्स नहीं यूज करोगे, और? हाँ, पर करेंगे नहीं ना, होता तो बड़ा कुछ है। हाँ, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो हम पढ़ेंगे, हाँ सही बोल रहे हो आप, डिस्क्रिमिनेशन है वो भी, बट वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो अच्छे के लिए है ना डिस्क्रिमिनेशन, खराब चीज़ के लिए थोड़ी है। बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा आपको, सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा, क्या फ़ायदा है उसका। हम्म। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, ठीक है, और फीचर्स बताओ फंडामेंटल, आप मेरे को फंडामेंटल राइट्स बता रहे हो, मैंने आपसे पूछा फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इनका ओहदा है? हाँ हाँ, बताओ। गवर्नमेंट ऑफ? कैसी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल राइट्स? गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, मतलब कि ऐसी सरकार जो कानून के हिसाब से चले, ना कि लोगों की मर्जी से। ठीक है, तो देखो, फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे कोई पूछे, तो फंडामेंटल राइट्स मत बताया करो कि कौन कौन से राइट्स हैं। कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, तो ये नहीं बताया करो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये थोड़ी होता है फंडामेंटल, ये तो फंडामेंटल राइट है एक आपके पास, वन ऑफ द मेनी फंडामेंटल राइट्स। पर फंडामेंटल राइट का कोई मतलब पूछ रहा है आपसे, तो क्या मतलब है? कि ये वो राइट हैं जो आपके रहने के लिए फंडामेंटल है, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए फंडामेंटल है। किसी भी एक डेमोक्रेटिक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में अगर आपको रहना है, तो ये राइट्स आपके लिए बेसिक राइट्स हैं जो आपको मिलने ही चाहिए। और ये राइट्स आपको किसके अगेंस्ट मिलते हैं? ये राइट्स आपको मिलते हैं अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट मिलते हैं राइट्स आपको? अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, किसके अगेंस्ट मिलते हैं? आपका फंडामेंटल राइट या आपका कोई भी राइट कौन वायलेट करता है? जो आपसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है, वही कर सकता है ना। आपसे लेस पावरफुल पोजीशन वाला इंसान आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकता है, या कोई भी राइट वायलेट कर सकता है? नहीं करने दोगे आप। ठीक है, वो बताऊंगा ना यार मैं सब कुछ, अभी पहले सुन तो लो। ठीक है, तो जो भी आपसे ऊपर अथॉरिटी है वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती है। ठीक है, तो आपसे ऊपर अथॉरिटी कौन है हमारे देश में? कौन सी, यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करते हैं, हो क्या रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, उसके लिए तो आप शाम को टीवी खोलो, आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है ना, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, देश चलना कैसे चाहिए। ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा तभी देश सही से चला पाओगे ना, वो तो पता ही है आपको कि कैसे चल रहा है। तो अब आपसे हायर अथॉरिटी में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? स्टेट।
क्योंकि स्टेट ऐसे तो आपसे हाई अथॉरिटी में नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी आप ही ज्यादा अथॉरिटी में हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट में आपने लोगों को चुन के भेजा है और वो लोग लॉज बना रहे हैं और उनको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो उनके पास थोड़ी ज्यादा पावर है, इमीडिएट पावर एट डिस्पोजल उनके पास है। तो वो आपके राइट्स ना छीने, इसके लिए हमने ये फंडामेंटल राइट्स बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि अगर यहाँ पे जैसे जितना भी हम लोगों को समझा दे, जितना भी हम अच्छे से सिस्टम बना दे, तभी भी जब पावर किसी के पास आएगी वो करप्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए। ठीक है, कि ये मौलिक अधिकार आपको लोगों को देने ही देने होंगे हर कंडीशन में, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, हर एक राइट में एक्सेप्शंस हैं, वो हम राइट जब पढ़ेंगे उनके साथ साथ ही पढ़ेंगे क्या। बट ऐसे आपको समझने के लिए अभी ये समझो कि आपको स्टेट के अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट बनते हैं, ताकि स्टेट क्या नहीं करे, टायरेनी ना करे। स्टेट टायरेनी का क्या मतलब होता है? डेस्पोटिक रूल। डेस्पोटिक रूल मतलब तानाशाही। ठीक है, कि सरकार जो है या स्टेट जो है वो क्या नहीं करे, तानाशाही नहीं करे, इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं इनके? एक तो फंडामेंटल राइट्स को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा क्यों बोल रहे हैं? मैग्ना कार्टा टर्म यूज की जाती है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जब मोनार्की हटके और डेमोक्रेटिक सरकार आई थी, तो उन्होंने उसको बोला था मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो अब कहीं कहीं पे भी कोई बड़ा चेंज होता है, उसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं उस चीज का, कि इससे ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का टर्निंग पॉइंट है, जिससे हम लोगों को असली में सही से कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा मिल रहा है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे हेडिंग दो, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसमें पहला लिखो मैग्ना कार्टा। ठीक है, फिर लिखो दीज राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। These rights are given to citizens against the state. अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना टायरेनी और डेस्पोटिक रूल भी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉर्नर स्टोन जानते हो क्या होता है? कॉर्नर स्टोन बिल्डिंग का वो स्टोन है जो जो अगर हम हटा देंगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, तो कौन ये फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? कॉर्नर स्टोन है, कि अगर इनको हटा दिया हमने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, इसलिए इनको कॉर्नर स्टोन बोला जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is called as the conscience of constitution. Is called as the conscience. पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अंतर आत्मा है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है, ये नहीं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखो, दे एम एट इस्टेब्लिशिंग they aim at establishing a government of laws and not of men. They aim at establishing a government of laws. तो कैसी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं ये? जो कानून के हिसाब से चले, एंड नॉट ऑफ मैन, और लोगों के मर्जी से ना चले, एंड नॉट ऑफ मैन, MEN मैन। नेक्स्ट फीचर लिखो, दे आर फंडामेंटल, they are fundamental because they are fundamental because they are guaranteed and protected by the constitution. They are guaranteed and protected by the
कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करता है इनको? कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट फीचर लिखो, दे आर जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। दे आर जस्टिसिएबल, GUSTICIABLE, दे आर जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट किसी का जाएगा तो उसको जस्टिस कहां से मिलेगा? कोर्ट से। दे आर जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। उसके बाद लिखो, दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस, they are fundamental also in the sense that they are most essential, they are fundamental also in the sense that they are most essential for all round development of individuals, for all round development of individuals। तो किसी भी इंडिविजुअल की पूरी अच्छे से ऑलराउंड डेवलपमेंट होने के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए भी इनको फंडामेंटल बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो इनके फीचर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक है, इनके फीचर्स भी आपको सब याद करने हैं कि क्या क्या फीचर है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, तो ये फीचर हो गए फंडामेंटल राइट के। अब हम वन बाय वन सब फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे और 35 तक। अब देखो, मैंने आपको बोला कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमें किसके अगेंस्ट मिल रहे हैं? स्टेट के अगेंस्ट। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि स्टेट है क्या। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में सबसे पहले क्या किया गया? स्टेट को डिफाइन किया गया कि जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, वो कौन सी स्टेट है, क्या क्या चीज स्टेट में आएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो बताओ मेरे को, आपके हिसाब से स्टेट क्या होगी? क्या होगी स्टेट? यहाँ पे वो, यहाँ पे ये देखो कि ये उस स्टेट की बात कर रहे हैं जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती है। एरिया आपका राइट कैसे वायलेट करेगा? हाँ, सरकार। कौन सी सरकार? एरिया छोड़ दो, एरिया नहीं आएगा स्टेट। हाँ। हाँ, गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट में सबसे पहले क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। यहाँ पे वो स्टेट की बात नहीं हम कर रहे जो मैंने स्टेट आपको पहली क्लास में पढ़ाई थी। ठीक है, वो तो पॉलिटिकल कंसेप्ट है कि स्टेट होती क्या है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपको जिस स्टेट के अगेंस्ट मिल रहे हैं वो स्टेट में क्या क्या आएगा, कौन कौन आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन सकता है, आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट उसके अगेंस्ट, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले कौन छीन सकता है आपका फंडामेंटल राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे छीनेगी? क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही लॉज को इंप्लीमेंट करता है, वो आपका फंडामेंटल राइट छीन सकता है। और पार्लियामेंट लॉ बना के आपका फंडामेंटल राइट छीन सकता है। ठीक है, दूसरे लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? अच्छा, प्रोविंशियल। अब नहीं ना बोलते हैं प्रोविंसेस, वो तब बोलते थे। अब देश आजाद हो गया है, आप अभी भी इसको गुलामी रखना चाहते हो।
तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये भी स्टेट का ही पार्ट होंगे। ठीक है, तीसरे लेवल पे कौन सी स्टेट होती है? लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट्स में क्या क्या आता है? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये भी सब स्टेट का हिस्सा होंगे। और चौथे नंबर पे क्या होगा? वो सब कंपनीज जो गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ओन करती है जिन कंपनीज को, तो वो भी किसके अंडर आएंगी? स्टेट के ही अंदर आएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी चाहे इंडिया में ऑपरेट कर रही है चाहे इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रही हैं, ये सब स्टेट का ही हिस्सा होंगी। ठीक है, समझ गए स्टेट में क्या क्या आएगा? उसके बाद लिखो आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 किसकी बात कर रहा है? हमने स्टेट डिफाइन कर ली। ठीक है, अब आर्टिकल 13 किसकी बात कर रहा है कि जो लॉज बनते हैं हमारे देश में, कानून बनते हैं, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ तालमेल नहीं खाएंगे तो उन कानूनों का क्या किया जाएगा फिर, ये बोलता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 से एक तो हमें लॉज के बारे में पता चलता है कि लॉ क्या होता है, लॉ को भी डिफाइन किया है इन्होंने कि लॉ किस चीज को हम लॉ बोलेंगे। दूसरा ये बोला कि जो भी लॉ ऐसा बनाया जाएगा जो इनकंसिस्टेंट होगा विद फंडामेंटल राइट्स, वो क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा, उसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये मानने नहीं मानने की अथॉरिटी किसके पास है? जुडिशरी के पास। अब आप मैं थोड़ी बोल सकते हैं कि ये लॉ हम नहीं मानेंगे, तो उसको चेक कौन करता है? जुडिशरी। तो इसका मतलब आर्टिकल 13 किसकी भी बात कर रहा है? जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में लिखो, इट डिक्लेयर्स दैट, इट डिक्लेयर्स दैट that all the laws it declared that all the laws that are inconsistent, that are inconsistent that are inconsistent or in derogation of, in derogation, DEROGATION, in derogation of any of the fundamental rights, in derogation of any of the fundamental rights shall be null and void, shall be null and void। तो ऐसे सारे फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलेंगे? नल एंड वॉइड। पर कौन बोलेगा? जुडिशरी बोलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर्टिकल किसकी बात कर रहा है? जुडिशियल रिव्यू की। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, बट इनडायरेक्टली ये आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की ही बात कर रहा है। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है, उसके बाद लिखो एम्बिट ऑफ लॉ। एम्बिट ऑफ लॉ मतलब कि लॉ क्या होगा, किसको हम लॉ मानेंगे। ठीक है, किस किस चीज को हम लॉ मानेंगे? बताओ कौन कौन से लॉज होते हैं इंडिया में, कैसे कैसे लॉज होते हैं? परमानेंट लॉज, कौन से लॉज हैं परमानेंट लॉज? ठीक है, पहला लॉ कौन सा है? परमानेंट लॉ। कौन सा लॉ है? ठीक है, अब ये परमानेंट लॉ मतलब पक्का लॉ, किसने बनाया ये? लॉ कैसे बनता है हमारे देश में? हाँ, पार्लियामेंट बनाती है ना। तो पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा से पास होके प्रेसिडेंट साइन करता है, लॉ बन जाता है। तो ऐसे जो भी लॉज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे?
परमानेंट लॉज। और स्टेट लेजिस्लेचर भी जो लॉ बनाएगा उसको भी परमानेंट लॉ बोलेंगे, बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट लॉ। ठीक है। दूसरा, टेम्परेरी लॉ। लॉ को क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम, ताकि हमें पता तो चले कि कौन सा लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, कौन सा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से लॉज की बात करें, एक तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाता है, तो इन दोनों लॉज को हम क्या कर सकते हैं, शेल, उनको जुडिशरी क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड बोल सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। अब टेम्परेरी लॉज कौन से लॉज होते हैं, ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस मैंने बताया था आपको क्या होते हैं ऑर्डिनेंसेस। हम्म, क्या होते हैं ऑर्डिनेंस, बताना मेरे को। हाँ बताओ। हम्म। हम्म। सेशन में नहीं हो। हम्म। हम्म। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है इंडिया में कि उस टाइम जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस टाइम भी लॉ बना सकते हैं। उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंसेस। ये पावर प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 123 है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, पर ये ऑर्डिनेंस कितनी देर तक रहेगा वैलिड, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर अंदर जब भी सेशन होगा पार्लियामेंट का, इसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, और जब पास हो गया फिर परमानेंट लॉ बन जाएगा ये, और अगर पास नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे टाइप के लॉज क्या होते हैं, बाई लॉज। ये बाई लॉज क्या लॉज होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इनको कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव। अब देखो हमारे देश में वैसे लॉ तो लेजिस्लेटिव बनाता है, बट लेजिस्लेटिव जब लॉ बनाता है तो वो पूरा डिटेल फॉर्म में लॉ नहीं बनाता, कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड पे, उस फॉर्म में उस लॉ को नहीं बनाया जाता। तो उसमें थोड़ी छोटी छोटी गुंजाइशें होती हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से कैसे लोग हैं, कैसे चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस उसमें कर सकते हैं। वो चेंजेस कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जब कैबिनेट सेक्रेटरी या उनसे नीचे के डिपार्टमेंट्स के लोग, ठीक है, तो इन लॉज में जो वो चेंजेस छोटे मोटे उनको हम क्या बोलते हैं, बाई लॉज बोलते हैं या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के लॉज अगर इनकंसिस्टेंट हैं विद फंडामेंटल राइट्स तो उनको जुडिशरी क्या बोल सकती है, नल एंड वॉइड बोल सकती है। समझ गए। तो यहां पे हमने क्या किया, एक तो लॉ को डिफाइन किया, दूसरा जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया कि जुडिशियल रिव्यू क्या। जुडिशियल रिव्यू समझ गए ना, कि जुडिशरी रिव्यू कर रही है लॉ को, जैसे अंपायर रिव्यू करता है। ठीक है, वैसे ही जुडिशरी भी रिव्यू कर सकती है। समझ गए। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। कल से फंडामेंटल राइट, कल से तो नहीं, परसों से। परसों